हेलो। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलने वाली है, तो आपको सीए से रिलेटेड सारे मटेरियल, नोट्स प्लस आपको क्लासेस मिलने वाली है फ्री में अभी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज का टॉपिक क्या है अपने, तो आज का टॉपिक जो है अपने डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन जो है, सीए फाउंडेशन कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कब कब एग्जाम हो रहा है, क्या सिलेबस है। और बहुत जन के मन में ये नोशन होता है कि जो क्लास 11 12 में हम पढ़ के आए हैं वो सेम चीज ही अपने को पढ़ना है सीए फाउंडेशन में, या फिर कुछ नया भी होगा, या एकदम सेम टू सेम है। तो विल डिस्कस फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज विल डिस्कस कि क्या क्या चीजें जो है आपको नया पढ़ना है और क्या क्या आप 11 12 में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या है आपको सीए एग्जाम में एंटर करने के लिए। ठीक है, देखो, सीए फाउंडेशन में अगर आपको एंटर करना है तो देखो इसका जो वे है, इसका वे है कि आप क्लास 12th अपीयर होने चाहिए। क्या मैंने बोला, क्लास 12th जो है आप अपीयर कर चुके हो। ध्यान रखना, क्या कर चुके हो आप, क्लास 12 जो है आप अपीयर कर चुके हो, यानी कि क्लास 12th आपने एग्जाम दे दिया है, तो आप सीए फाउंडेशन में एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। अब देखो, सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो कितने बार होता है सर में, सर तो 3 बार होता है। एक तो जनवरी, एक होता है मई में, और एक होता है सर सितंबर में। ठीक है। तो अगर मान लो, अगर आपने मार्च 26 में आप क्या कर चुके हो, सीए फाउंडेशन में आप ये क्लास 12th एग्जाम दे दिए, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, तो मई 26 में क्या आप एग्जाम में बैठ सकते हो? बिल्कुल, आप मई 26 में एग्जाम में फाउंडेशन में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्लास 12th में अगर आप अपियर कर चुके हो तो आप मई 26 में आप आराम से एग्जाम में बैठ सकते हो। तो फॉर अपियरिंग इन द सीए फाउंडेशन यू शुड सिट इन द क्लास 12 बोर्ड, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेकंड थिंग कि मई 26 में मेरा एग्जाम तो हो गया, लेकिन रिजल्ट आया, तो क्या रिजल्ट माना जाएगा मेरा? तो बिल्कुल आपका रिजल्ट माना जाएगा, बट आप क्लास 12 पास होने चाहिए उसमें। यानी कि सीए फाउंडेशन आप एग्जाम तो दे सकते हो क्लास 12 में अपियर होने के साथ, लेकिन आपका जो रिजल्ट तभी बनेगा जब आप क्लास 12 पास कर गए हो, तब आपको सीए फाउंडेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। और सीए फाउंडेशन में अगर कोई बच्चा पास हो रहा है तो क्लास 12 में तो आप सभी को पता है वो पास नहीं जाएगा। सर एक बात बताओ, सीए फाउंडेशन जो है, क्या हमें कॉमर्स लेना जरूरी है सीए फाउंडेशन देने के लिए क्लास 12 में, या साइंस से भी हो जाएगा और आर्ट्स से भी हो जाएगा? तो मैं बोलता हूँ कि हम दरिया दिल है, कॉमर्स वाले क्या है, दरिया दिल है। तो सीए जो बोलता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हो, कॉमर्स से आ रहे हो, साइंस से आ रहे हो, आर्ट्स से आ रहे हो, यू आर एलिजिबल फॉर सीए फाउंडेशन इफ यू अपियर फॉर क्लास 12। तो अगर आप क्लास 12 में अपियर कर चुके हो भाई, एनी स्ट्रीम, कॉमर्स साइंस आर्ट्स, आप क्या हो, एलिजिबल हो किस चीज के लिए, सीए फाउंडेशन एग्जाम में बैठने के लिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो अगर हम बात करें कि सर एग्जाम जो होता है जनवरी, मई और सितंबर, सर तो एक बात बताओ, जनवरी मई और सितंबर में जो एग्जाम होगा इसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट कब होगा? तो देखो, जनवरी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मई में रजिस्ट्रेशन करना है, तो देखो मई में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 1 जनवरी, सितंबर में अगर करना है तो 1 में, और जनवरी में अगर करना है तो आपको 1 सितंबर। ये जो लास्ट डेट होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सीए फाउंडेशन में, ये लास्ट डेट्स हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब आप जाके एग्जाम दे पाओगे। फिर बाद में एग्जाम फॉर्म आता है, एग्जाम फॉर्म देकर बढ़कर आप एग्जाम देते हो। सर बताओ कि सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो देखो, सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं सर? 4 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले होता है अकाउंट, सेकंड होता है लॉ, थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, जिसको अपने मैथ्स बोलते हैं प्यार से। और उसके बाद क्या आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या आता है सर? बिजनेस इको, बिजनेस इको आता है उसके बाद। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ध्यान रखना 3 बाइफरकेशन हो जाता है। कितने बाइफरकेशन होता है सर? 3 बाइफरकेशन होता है। तो पहला क्या होता है सर? बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा क्या होता है सर? एलआर, और तीसरा क्या होता है सर? क्वेश्चन। ये 3 बाइफरकेशन हो जाता है इसमें। मार्क्स अगर हम बात करें तो अकाउंट्स टोटल कितना मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। लॉ कितना मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बिजनेस मैथमेटिक्स कितना होगा सर? 40। एलआर विल बी 20 एंड स्टैट्स विल बी 40 मार्क्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन 100 मार्क्स का होगा। अब सर अगर हम बात करें सर, तो अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? सब्जेक्टिव का मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना। तो अकाउंट्स कितना होगा? पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा। लॉ सर क्या होगा? तो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा। ड्यूरे मैथ्स क्या होगा? तो सर ये ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होगा? तो 100 मार्क्स के एमसीक्यू बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाएंगे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। समझा?
ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म में जाकर, तो ये जो आपने बात की है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का होगा, मैथ्स आपका 100 मार्क्स का होगा, तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगा? तो बिल्कुल सर नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग कितना मार्क्स होगा? तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। यानी कि अगर आप 4 सवाल गलत करते हो तो आपका 1 नंबर जो है ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो ड्रास्टिकली गिर रहा है कुछ दिनों। मेरा जो सीए फाउंडेशन था वो आई थिंक नवंबर 19 में, यस एज पर आई रिमेम्बर कि नवंबर 19 में मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था और मेरा क्लियर हुआ था। तो नवंबर 19 में भी ये 4 सब्जेक्ट हो गए थे। नवंबर 19 में जो सब्जेक्ट थे 4, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन था, मतलब सेम सिलेबस तो नहीं था, सिलेबस काफी चेंज हुआ है May 24 से। लेकिन हाँ, पैटर्न जो था यही था। 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव अकाउंट, 100 मार्क्स का लॉ सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक्स एंड मैथ। तो उस समय जो हमारा रिजल्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% आई थिंक हुआ था, और उस समय के पहले भी 35% हुआ था, उसके बाद भी कुछ कम तक 35% तक चला है, 30 से लेके 35, 25। अभी जो रिजल्ट हो रहा है ये फाउंडेशन में वो कितना परसेंट हो रहा है? 15 से लेके 20% तक के आसपास ही रह रहा है। यानी कि ये फाउंडेशन में जो रिजल्ट है वो गिर रहा है। वो क्यों गिर रहा है वो अपने एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बात करेंगे कि ये फाउंडेशन का रिजल्ट इतना गिर क्यों रहा है, इंस्टीट्यूट गिरा रहा है, बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं, वो अपने डिस्कस करेंगे। सिलेबस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, विल डिस्कस लेटर इन दिस टॉपिक की क्यों हो रहा है ड्रास्टिकली ये फाउंडेशन का रिजल्ट गिर क्यों रहा है, तो ये अपने डिस्कस करेंगे कुछ एक अलग वीडियो में अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। एक बात बताओ, अब हमें पास होने के लिए क्या करना होगा? तो देखो, सबसे पहले तो दो तरीके का एग्जाम होता है। एक तो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए आ जाता है क्योंकि कंपटीशन है आपका खुद से। क्योंकि देखो, एक होता है ये लाइन है, ठीक है, और लाइन में क्या है कि रेस चल रहा है। अब रेस जो होगा तो तीनों भागेंगे, मतलब सब कोई भागेगा। तो सीए फाउंडेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, तो गवर्नमेंट एग्जाम आप सुनते हो उसमें कट ऑफ बनता है। तो ये लाइन जो है ना, ये जो सबसे पहले क्रॉस करेगा इस तीनों बच्चा में, गवर्नमेंट एग्जाम होता तो वो बच्चा सबसे पहले पास हो जाता। लेकिन अपने जो पढ़ रहे हैं सीए में, ये सीए में तीनों बच्चा पास हो सकता है अगर तीनों ने ये लाइन को क्या कर लिया सर, क्रॉस कर लिया। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो सबसे पहले की अगर एक सीट है, तो जो सबसे पहले कर लिया उसको पास मान लिया जाएगा। लेकिन सीए फाउंडेशन या फिर सीए के किसी भी लेवल में आपको ये लाइन कोई भी क्रॉस कर जाए, कितना भी बच्चे क्रॉस कर जाए, सबके सब पास हो जाते हैं। कॉम्पिटेटिव में ऐसा नहीं, तो नंबर इज एलोकेटेड क्या है कि 100 सीट है, अगर 100 में अगर 10,000 बच्चे दे रहे हैं तो 100 जो बच्चे सबसे पहले पहुंचेंगे उस लाइन को क्रॉस करेंगे, वही क्या करेंगे, अपना वो एग्जाम को क्लियर करेंगे। बट सीए में क्या है कि नहीं, वो लाइन है, वो लाइन 10,000 बच्चा दिया, अगर एग्जाम 10,000 में क्रॉस कर लिया, यू आर एलिजिबल, सीए बन जाओगे आप। सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, इंटर क्लियर कर लोगे और फाइनल क्लियर कर लोगे, अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर लेते हो तो। अब ये लाइन क्या है, तो लाइन अगर क्या है इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें, देखो सिंपल है कि आपको इंस्टीट्यूट बोलता है कि 50% आप एग्रीगेट में लेके आ जाओ। 50% लेके आ जाओ मतलब सर 400 में कितना नंबर लेके आ जाओ? सिंपल है, 400 में आप कितना लेके आना है? 200 लेके आना है। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं सर आपके? 4 सब्जेक्ट हैं। यानी कि आपको टोटल सब में कितने कितने लाने हैं? तो देखो, बोलता है कि 50% जो टोटल एग्रीगेट 200 नंबर लाना है आप किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ला सकते हो। बट मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में कितना आना चाहिए? 40 नंबर आना चाहिए। यानी कि जो अपना अकाउंट, मैथ, सॉरी, अकाउंट, लॉ, मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अपने मैथ बोल रहे हैं एक बार, और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें आपका सब में 40 आना चाहिए। मतलब इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40 और इसमें भी 40। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए पहला तो। और टोटल जो बनना चाहिए कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। यानी कि सर अगर मेरा अकाउंट में 80 आ जाता है, इसमें मेरा 60 आ जाता है, इसमें मेरा 40 आ जाता है और इसमें मेरा 40 आ जाता है, तो कितना हो गया ये मेरा? 220। तो क्या मैं पास हूँ? बिल्कुल। तो देखो क्या हुआ, आपने मिनिमम सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 40 लेकर आए हो, करेक्ट। और आपका 220 यहाँ पे बन रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका 220 यहाँ बना, यानी कि 200 आपको ऊपर जा चुके हो, और मिनिमम आपका सारे सब्जेक्ट में 240 के ऊपर, 40 या 40 के ऊपर जा रहा है, तो आप क्वालिफाई कर चुके हो। लेकिन सर अगर आप मान लो गलती से मेरा जो मैथ्स में है वहाँ 39 आ गया, तो मेरा टोटल कितना हो गया? 219। तो आपका दो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि क्या आप 50% लाए? हाँ सर मैं लेके आया 50%। क्या आप सारे सब्जेक्ट में 40 नंबर लेके आए हो, 40 मार्क्स लेके आए हो? सर वो तो नहीं आया। तो क्या आप क्वालिफाई करोगे? नहीं। तो आप क्या क्वालिफाई
नहीं करोगे, यानी कि अग्रीगेट में आपका 50% होगा और हर सब्जेक्ट में कितना कितना 40-40 मार्क्स होगा, तभी जाके आप पास होगे, अदरवाइज आप पास नहीं हो पाओगे। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आपका हर सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए। सर अब बताओ, डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में सर एक बार डिस्कस कर लें। मैं बोला बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सिलेबस डिस्कस अपने किससे करते हैं, जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है पीडीएफ, उसके हिसाब से अपने सिलेबस एक बार डिस्कस करते हैं। उसके हिसाब से अपने डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट में अपना नया चीज है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जो आपको एज मिलता है थोड़ा सा, आपको कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, दैट विल डिस्कस चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले जो अपना सबसे मजेदार सब्जेक्ट है जो आप बोलते हो, वो क्या होता है, सबसे पहले अपने बात करते हैं अकाउंट। ठीक है। तो सर सबसे पहले अकाउंट्स का अगर हम बात करें, तो सबसे पहला चैप्टर जो है क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कौन सा चैप्टर है सर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारा का सारा चीज आपका क्लास 11 में ही पढ़ा हुआ था। 11 में जो आप स्टार्टिंग में चैप्टर्स पढ़ते थे, ये सारा का सारा टॉपिक्स कवर था, यानी कि ये आपका ऑलरेडी कवर्ड है। ये क्या है, ओल्ड टॉपिक्स है। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस कुछ नहीं है बल्कि उसमें बिल, जो बुक्स ऑफ बुक, डबल एंट्री जो होते हैं या फिर बुक कीपिंग होती है, वो सभी के टॉपिक्स के ऊपर इसमें बात किया जाता है। कि जैसे बुक कीपिंग हो गया, फिर अपना कहा जाता है जर्नल में, फिर जाते हैं लीडर में, फिर जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, फिर अपना फाइनल अकाउंट्स बनता है। फाइनल अकाउंट्स अलग चैप्टर है, तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। ये भी अपने क्लास 11 में पढ़े हैं, तो ये भी क्या हो गया, अपना ओल्ड ही हो गया, है ना। अगर हम बात करें बीआरएस, तो बीआरएस क्या है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आप क्लास 11 में पढ़े हुए हो गए, आपको ध्यान होगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपका क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, ओल्ड टॉपिक ही है। इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है क्या सर, तो इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। चैप्टर 4 जो आ रहा है आपका क्या है, चैप्टर 4 इन्वेंट्री है। चैप्टर 4 क्या है सर, तो चैप्टर 4 क्या है, इन्वेंट्रीज है। चैप्टर 4 क्या है सर, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या पड़ा हुआ है, तो इन्वेंट्री हो सकता है बहुत जनों के लिए न्यू हो, ये तो अपना ओल्ड हो गया। ये जो है बहुत जनों के लिए क्या होगा, न्यू होगा। कुछ कुछ बोर्ड्स में होती है, कुछ बहुत सारे बोर्ड्स में नहीं होती है। तो इन्वेंट्री आपके लिए एक नया टॉपिक होगा। डिप्रिसिएशन क्या है, मैं सर 11 ट्वेल्व में पढ़ा हूँ, बिल्कुल सर आप डिप्रिसिएशन 11 ट्वेल्व में पढ़े हो, बट इसमें से मेथड्स जो है वो आप नहीं पढ़े हो, तो कुछ न्यू मेथड्स आएंगे जो कि बहुत काफी भी होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पढ़े हो, बिल्कुल सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आप कहाँ पढ़े हो, तो क्लास 11 में पढ़े हुए, तो ये भी बेसिकली क्या हो गया सर, ओल्ड ही हो गया। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, तो अगर हम देखें अभी तक हमने लोगों ने जो डिस्कस किया, अगर अपने देखोगे तो सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो अपने पढ़े थे ऊपर, वो अपना ओल्ड था। उसके बाद आप अकाउंटिंग प्रोसेस में गए, वो भी ओल्ड था। उसके बाद आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, वो भी ओल्ड था। इन्वेंट्री ओल्ड था, डिप्रिसिएशन ओल्ड था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था वो भी ओल्ड था। इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सब ओल्ड ही है। और अपने कितने परसेंट कवर कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, तो देखोगे अगर 5 to 10% यहाँ पे और 30 से लेकर 35% यहाँ पे, यानी कि अपने कितना परसेंट कवर कर चुके हैं, जो कि मैक्सिमम होल्ड है। इसमें 35 से लेकर 45% तक आपका ऑलरेडी क्या हुआ, पढ़ा हुआ है। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि फाइनल अकाउंट। तो भैया फाइनल अकाउंट किसको नहीं पसंद था 11 ट्वेल्थ में, ये बताओ। 11 में जो लास्ट चैप्टर होता था ना फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट्स भी आपका पढ़ा हुआ है, तो ये तो भाई मजेदार ही है, तो ये तो ओल्ड ही है, राइट। ये ओल्ड है। अब बोलते हैं कि सर एनपीओ पढ़े हैं क्या, एनपीओ भी आई थिंक सारे बोर्ड्स में है। एज फार एज आई नो कि सारे एनपीओ भी बोर्ड्स, काफी बोर्ड्स में होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये भी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। फिर आते हैं अकाउंट्स फॉरम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब है, वो याद है अपने क्लास 11 में एक सिंगल एंट्री बोल के चैप्टर होता था, है ना, जहाँ जो अलग अलग जगह से लिखा रहता था, अपने सजाते थे उसको, ले जाके डबल एंट्री में कन्वर्ट करते थे, है ना। फिर हम बोलते थे कि सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं कि एक चीज को डेबिट करके दूसरे चीज क्रेडिट करना भूल गया है, वो चीज जो था अपना, या फिर अपना एक जगह रिकॉर्ड हुआ दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो सब चीज जो अपने पढ़े थे सिंगल एंट्री में, ये वो चैप्टर है। तो ये भी मैं क्या बोलूँ सर, ये भी ओल्ड है और ये भी ओल्ड ही है, राइट। पार्टनरशिप एंड एलपी अकाउंट्स, ये आई थिंक कुछ बोर्ड्स में है, एलपी अकाउंट्स भी बहुत सारे बोर्ड्स में है। बट इसमें कुछ कुछ अपने को क्या पढ़ना होगा, पार्टनरशिप अकाउंट्स में कुछ टॉपिक्स जो होंगे न्यू होंगे और कुछ टॉपिक्स जो होंगे ओल्ड होंगे, तो वी कैन से दिस इज अ मिक्सचर ओल्ड एज वेल एज न्यू। ठीक है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट बिल्कुल आप पढ़े हो, है ना, 15 से 25%।
का वेटेज रखता है, तो इसमें डिवेंचर्स, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन, सॉरी, इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन मैं बोल रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब जो आप पढ़े होंगे। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक्स न्यू होंगे, जो कि अकाउंटिंग ऑफ राइट, बोनस इशू एंड राइट इशू, जो कि पहले ये सीए इंटरमीडिएट में था, जब हम अपने पढ़ते थे, जब आई थिंक 2020-21, 2024 के बाद ही चेंज हुआ बेसिकली, मई 2024 से पहले। तो मई 2024 के पहले जो था राइट इशू, बोनस इशू अकाउंटिंग के इसमें था, वो सीए इंटरमीडिएट में था। इसलिए भी टफ हो रहा है क्योंकि सीए इंटरमीडिएट का टॉपिक्स आपने सीए फाउंडेशन में डाल दिए हैं। दिस कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज इन ओल्ड एज वेल एज सम टॉपिक्स विल बी इन द न्यू। तो ये था पूरा अकाउंट का सिलेबस। अकाउंट का सिलेबस में अगर हम ओवरऑल बात करें सर, 80%, 80 to 85% जो टॉपिक्स हैं ये आपके ओल्ड हैं। यानी कि अगर आप क्लास 11 12 में ढंग से अकाउंट्स किए हुए हो, आपको अकाउंट्स में तो दिक्कत ही नहीं आने वाला है। मैं बता रहा हूँ, अकाउंट्स में आपको दिक्कत ही नहीं आने वाला है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि 80 to 85% आपका टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कहीं दिक्कत आ जाएगा, है ना? चलिए, जो साइंस और आर्ट्स वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि अपने बेस से पढ़ेंगे, अपने नहीं एज्यूम करेंगे कि आप बहुत, जो अपने पढ़ाएंगे भी तो शुरू से मान के चलेंगे आपने कुछ नहीं पढ़ा है। बट मैं बोल रहा हूँ, जो कॉमर्स वाले बंदे हैं वो पढ़े हैं, ये बहुत सारे टॉपिक डीप में पढ़े हुए रहते हैं 11 12 में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ जो है वो नया होगा सबके लिए। कुछ बोर्ड्स में आई थिंक लॉ के एक दो चैप्टर्स रहते हैं, बट दिस विल बी एंटायरली न्यू फॉर एवरीवन। ठीक है, ये जो होगा एकदम नया होगा। इसको किस तरीके से टैकल करना है, यहीं पे खेला। बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल हो जाते हैं, दिस दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ। वो लॉ एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। किस तरीके से इसको पढ़ना है, किस तरीके से आंसरेबल आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ये काफी बच्चों को डाउट रहता है। तो विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस कि किस तरीके से इसको पढ़ के अपने पार कर सकते हैं, है ना? इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके से क्रिस्प पे नोट्स हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर ही। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सब चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एंड द कंपनी एक्ट 2013, एंड द लास्ट वन इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये सारे सब्जेक्ट जो थे ना, ये सारे चैप्टर्स जो थे, वो पहले भी थे सीए फाउंडेशन में। लेकिन ये जो चैप्टर है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये इट दिस हैज बीन इंक्लूडेड फ्रॉम सीए इंटरमीडिएट टू सीए फाउंडेशन। मींस ये अर्लियर जो था ये सीए इंटरमीडिएट में था, बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ। तो ये इंटरेस्टिंग है चैप्टर काफी, तो मजेदार तो है। तो अगर हम बात करें, ये तो लिखा हुआ है कि अगर टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं वो आपको देखने रहेंगे, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में उतने चेंजेस नहीं आते हैं, ये जो नोटिफिकेशन नोट जो दिया हुआ है ना। तो अगर हम बात करें लॉ का, तो लॉ को अगर हम कैटेगरी करें तो ये 100% आपके लिए क्या होगा सर, नहीं होगा। तो इसके ऊपर एक्सटेंसिवली अपने को ध्यान देना है, ताकि अपना इसमें इसके वजह से अपना क्या हो, बैक ना लगे। क्या, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट किस में आते हैं सर? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। चलिए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने पहले ही बोला है कितने पार्ट होते हैं सर। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टोटल पार्ट होते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें भी क्या हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर मेरा 11 12 में मैथ नहीं है फिर भी तो जब हुआ, हम तुमको बताए हैं ना जी कि बहुत सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है। देखिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। भरोसा नहीं करते हो क्या आप मेरे ऊपर? कर लो भरोसा। भरोसा करोगे सुख भोगोगे, नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या ही बिगाड़ोगे, मतलब है ना? मतलब बिगाड़ सकते हो अभी तो, थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करें बिजनेस मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेज एंड लॉगरिथम, जो कि सबका ही किया रहता है। अप टू 10 तक में भी अगर किसी का मैथ्स है तो उनका किया हुआ रहता ही है। कुछ 10 तक मैथ किसी का नहीं, हाँ, किसी किसी बोर्ड में नहीं रहता है, 10 में 9 10 में ही मैथ्स रहता है, हटवाना चाहे तो ये जो है ये मैक्सिमम लोगों ने किया हुआ है। इक्वेशन भी सभी ने किया हुआ रहता है। तो अगर आप देखोगे 20 से लेकर 30%, यानी से 4 से लेकर 6 नंबर तक के बीच में जो एक नंबर आता है लीनियर इक्वेशन, ये एक न्यू टॉपिक है। तो ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये न्यू है ना? तो ये तीन जो है
लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओल्ड है, इक्वेशन ओल्ड है, और लीनियर लाइनिटीज क्या है, लीनियर इक्वालिटीज क्या है अपना, न्यू है। ठीक है, एक टॉपिक इसमें न्यू निकल आया। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपना? तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो प्योर मैथ्स नहीं है ये, क्या है इसमें, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है मैंने बोला, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट है। ये सब सारे टॉपिक्स जो हैं, ये कुछ लोगों ने पढ़ा है, लोगों ने नहीं पढ़ा है। 11 मतलब 10 तक में बहुत जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मतलब 30% में से मेरे हिसाब से 20%, 10%, 15% के आसपास क्या है ये सर, ओल्ड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ओल्ड मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सब पढ़ते ही है ना, अगर फातिमा मारी तो अलग बात। हाँ, चलो। तो ये सारे टॉपिक्स में भी जो है इसमें कुछ न्यू है और कुछ ओल्ड है, जो कि अपने को देखने होंगे। चलिए सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब इजी टॉपिक्स है, कुछ हार्ड नहीं है। बहुत जनों ने नहीं किया होगा ये, टोटली बहुत जनों के लिए न्यू होगा। और सीक्वेंस एंड सीरीज भी न्यू होगा, बिकॉज बहुत जनों के सिलेबस में नहीं रहता है और बहुत जनों के सिलेबस में होता भी है। तो अगर हम बात करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और सीक्वेंसेस एंड सीरीज का, तो ये दोनों टॉपिक्स क्या होंगे, न्यू होगा। सेट्स एंड रिलेशन सर न्यू होगा, ओल्ड होगा? चलिए, ये भी क्या होगा सर, न्यू ही होगा। ये भी न्यू होगा। ये मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका 11th 12th में मैथ्स नहीं था, उनका। 11th 12th में जिनका मैथ्स है उनका तो ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, उनके लिए मैथ तो हलवा पूरी है, मैं बता रहा हूँ, हलवा पूरी, एकदम हलवा पूरी जैसे सब आ जाएंगे। और मैथ्स पढ़े हैं तो, क्योंकि 11th 12th में बहुत जनों को जानता हूँ जो कि मैथ्स ले तो लेते हैं, अब पढ़ाई नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों मैथ्स लेते हैं फिर। मैथ्स लेना इज अ गुड थिंग, मतलब मैथ्स को लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कभी भी, अगर आपको मौका मिले मैथ्स लेने का और मैथ्स पढ़ने का, तो भाई आपका ये चालू होता है, मतलब मैथ्स लेना ही चाहिए, है ना। लेकिन आपने नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को इसी हिसाब से चलना होगा। और मैं जानता हूँ भाई, बिना मतलब मैथ्स के डर से ये नहीं कि सीए करेंगे नहीं, मैथ्स के डर से सीए करना है भाई, मैथ्स के डर से सीए नहीं करना है जब बेवकूफी से। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत जनों का मैथ्स नहीं है और 80+ स्कोर कर लिए हैं, क्योंकि उतना वो हार्ड मैथ्स नहीं है 11th 12th वाला, जिसमें आपको एकदम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो कचरा करके उतरना है। इसमें भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, तो बहुत छोटा पार्ट, 2 4 नंबर का आता है ना। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, 80+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो, इवन नॉट हैविंग मैथ्स इन क्लास 11 एंड 12। ठीक है, चलिए। मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे इजी पोर्शन है ना दोस्त, ये वाला। मतलब 20 नंबर तो पक्का है। 20 में 20 आता है बंदो, 20 में 18 तो लिखा हुआ है, 20 में 15 तो भाई ऐसे करके भी वर्क करोगे तो आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 20 में 15 तो आप लेकर आ ही जाओगे, है ना। तो ये भी आपको करना है। लास्ट टॉपिक जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी इजी है, मतलब ऊपर वाले से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कंपैरिजन में ये और इजी पड़ जाएगा आपको स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि ये जो टॉपिक देख रहे हो ना, यहाँ से ये 13 and 14, that is basically 50% of the weightage of total 40 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स, जो ये टोटली ओल्ड टॉपिक्स है। जैसे आप मीन, मीडियन, मोड, प्राइमरी सेकेंडरी का डेटा क्या होता है, किस तरीके से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, किस किस तरीके से सैंपल को एनालाइज करा जाता है, किस तरीके से सजाया जा सकता है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो था। स्टैंडर्ड डेविएशन जो था आप पढ़े हुए थे, मीन डेविएशन क्या होता है, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। तो 10 तक में ही बहुत सारे टॉपिक्स में कवर है, तो ये मैक्सिमम ओल्ड टॉपिक्स में ही आते हैं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें चैप्टर्स पे, चैप्टर 15 16 17 18, ये मेरे हिसाब से आपके लिए क्या होगा, ये होगा। तो अगर आप देखोगे ना, मतलब मैथ्स में भी 50% कह रहा हूँ, क्या मैंने बोला, 50 से 60%, 50% मान के चलो ओल्ड टॉपिक्स ही होता है। एलआर को छोड़ दो, उसके बाद में बोल, 50 टॉपिक्स, आप 50% तक टॉपिक्स अगर आपके ओल्ड हैं तो आप क्लियर कर लोगे। बाकी तो आप भाई समझदार तो ही सीए में आए हो, तो आप पढ़ोगे तो नहीं, पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है, पास होना ही है। उसका मत सोचो भाई, आप सबसे पहले तो कि पास होंगे कि नहीं, अच्छे नंबर लाएंगे कि नहीं, रैंक आया कि नहीं, उसके बारे में सोचो, ये सिंपल सी बात है। रैंक सोचोगे तो पास तो भाई किसी का मतलब पास तो हो जाओगे, किसी में क्या दम है कि आपको रैंक का प्रिपरेशन करके रखो और आप फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। रैंक का प्रिपरेशन करोगे तो पास तो 100% होगा, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं सर इकोनॉमिक्स।
सर क्या इकोनॉमिक्स भी मेरा पढ़ा हुआ है? अरे हम बोले थे ना तुमको कि लॉ के अलावा सारा सब्जेक्ट आपका कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ रहेगा। तो देखो ना, हम आपसे आप बताते हैं ना सबसे पहले कि कैसे आपका पढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्या है इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले तो आप सोचो इकोनॉमिक्स क्या है। तो 11th 12th में बहुत जन का इकोनॉमिक्स होता है। आर्ट्स वालों का भी बहुत जन इकोनॉमिक्स होता है, और कॉमर्स वाले का भी। कॉमर्स वाले का ऑप्शनल रहता है, तो कुछ छोड़ देते हैं ना, छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब मैं तो बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स किस तरीके से अपने को करना है वो अपने ऊपर डिसाइड करते हैं, और क्या है ओल्ड है न्यू है वो भी दिख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ओल्ड है न्यू है सर? भाई, इकोनॉमिक्स क्या होता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का, वो तो चलो का बात हो है इसमें। भाई प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, वो इनविजिबल हैंड वाला कंसेप्ट जो है वो सब है इसमें। भाई तो ये तो पढ़ा ही हुआ है, तो ये तो टोटली ओल्ड है। ठीक है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नहीं पढ़ा हुआ है? अबे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और डिमांड, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ये वाला चीज याद नहीं है आपको क्या? वही है भैया ये, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लॉ, सप्लाई ऑफ मतलब, अरे वो प्रोडक्शन का जो था ना, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो सारे टॉपिक्स है भैया। तो आप क्या बोलोगे, ये ओल्ड है कि न्यू है? तो बोलो भैया ओल्ड है, ओल्ड है, गोल्ड है। चलो चैप्टर 3। चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? वो जो बनाते थे एक ठो ग्राफ, एक स्पेशल लाइन मारते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करके ऐसे गिराते थे, फिर ऐसे लेके ऐसे लेते थे, ये लाइन कट जाता था, फिर इसके ऊपर एक एवरेज भी निकलता था। याद आ रहा है कुछ? कुछ तो याद आश्चर्य दादा, है ना? तो याद है अपने ग्राफ बनाते थे ऐसे, ऐसे लेके एक ऐसे निकलता था, फिर ऐसे निकलता था, जो ये अपना मार्जिनल होता था, और फिर एक ऐसे होता था, जो कि कभी भी इस लाइन को टच नहीं होता था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो अपने पढ़ते थे, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, वो 3 बनता था स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना? तो वो वाला चीज है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये तो टोटली ओल्ड होगा, ये तो सबका फेवरेट टॉपिक होता था मेरे को लगता है ना? ये सबका फेवरेट टॉपिक होता था, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा होता है एटलीस्ट, जब मैं क्लास 11 12 में था, और मैं अभी जस्ट 11 12 में चला, मतलब जस्ट नहीं, बट 2018 19 का बात है ये। तो मजेदार तो था टॉपिक, तो आई थिंक आप सभी को याद होगा, अगर मेरे को याद है तो। बाकी सब ओल्ड है। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएट डिफरेंट मार्केट्स में अगर हम आते हैं, दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, तो ये क्या ओल्ड है न्यू है सर? तो ये भी ओल्ड में ही आएगा। अगर आपको याद हो, मार्केट स्ट्रक्चर आप पढ़ा करते थे कि सर कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, गेम ऑफ थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली क्या है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन क्या है, वो सारा चीज ये सब क्या है, ओल्ड में ही फॉलो करता है। सर चैप्टर 5 क्या है सर? तो चैप्टर 5 भी क्या भाई, ये कुछ पूछने वाला बात है? नेशनल इनकम भाई, प्लस 12 में कौन नेशनल इनकम नहीं किया ये पहले बताओ। नहीं किया हो तो बड़ा बेहुदा आदमी हो तुम सर। नेशनल इनकम तो सब टीचर करवाते हैं भाई, कर तो, और इसमें तो मार्क्स आएगा ही। तो हाँ 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 सर करते हैं, और इजी भी होता था। सब करते भी थे। अरे मजेदार है, नेशनल इनकम निकालेंगे, देश में कितना इनकम वो हम निकालेंगे। पता है आपको कैसे निकालते हैं जी? साइंस वाले को बोलते होगे ना, मतलब कि देश का इनकम कैसे निकलता है हम बताएंगे तुमको। तुम अपना इनकम नहीं निकाल पा रहे, हम देश का इनकम निकाल के बैठे हुए हैं, जिसमें अपने 3 3 मेथड पढ़ते थे। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, है ना? प्रोडक्शन मेथड का एक और नाम वैल्यू एडेड मेथड रखे हुए थे हम लोग। याद आया कुछ? तो वही टॉपिक है भैया। आ गया होगा याद, मेरे को लगता है ना? फिर वो केन्स मॉडल वगैरह जो पढ़ते थे अपने भाई, ऐसा केन्स जो आके अलग अलग थ्योरी दे दिया था ना उसका। फिर अपने बिजनेस साइकिल पढ़े हुए थे चैप्टर 6 में। अगर हम बात करें कौन सा चैप्टर था, चैप्टर 6। चैप्टर 6 अगर हम बात करें तो क्या पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जिसमें रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, ये सब जो आता था, ये वही है। साइकिल्स क्या क्या थे, फेसेस क्या क्या है। तो सर ये क्या है सर? तो ये भी ओल्ड टॉपिक ही है। पब्लिक फाइनेंस, बिल्कुल सर, पब्लिक फाइनेंस भी अपना पढ़ा हुआ था। पब्लिक फाइनेंस में अपने जो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते थे, फिजिकल डेफिसिट, ये सब कुछ जो पढ़ते थे, ये भी क्या है अपना ओल्ड ही आता है। मनी मार्केट भी अपना क्या है सर? तो ओल्ड ही आता है यहाँ पे। थोड़ा बहुत कुछ कुछ जो है क्रिप्टो करेंसी, ये सब अदर टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी बहुत न्यू आएंगी। तो दिस कैन बी टेकन एज लाइक ओल्ड एंड न्यू।
एंड लास्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो आप बोल सकते हो कि सर ये न्यू टॉपिक है, इंटरनेशनल ट्रेड आपका नहीं होगा। इन द लास्ट इन इंडियन इकोनॉमी एक नया चैप्टर ऐड किया है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, मनी मार्केट हुआ, वो नेशनल इनकम था, वो सारे टॉपिक्स पहले इंटर में थे, अभी फाउंडेशन में आ गए है ना। तो वो अपने को ध्यान रखना है। इंडियन इकोनॉमी भी है जो आपका 10 नंबर का कवरेज रखता है। तो ये भी न्यू है। तो अगर आप देखोगे ना अभी भी इसमें भी 80 से लेके 85% अप्रोक्स, मान के चलो 80%, 10-10 मतलब 75 to 80% जो है इकोनॉमिक्स में ओल्ड टॉपिक्स है। मतलब आप 11th 12th में पढ़ के आ रहे हो आपका इकोनॉमिक्स, तो भैया हाँ मक्खन है, मक्खन सी मक्खन जो होता है ना सर एकदम पास तो होना ही है। कैसे नहीं होगा पास? अकाउंट पढ़ा हुआ 80 से 85%, मैथ में 50 से 60% कवर है, इकोनॉमिक्स में 80% कवर है, 75 to 80% कवर है। तो बचा लॉ ही ना भाई, तो लॉ को तो लपेटे लेंगे हम लोग, नहीं लपेट लेंगे? लपेटेंगे ना जी, लपेट लेंगे भाई, लॉ ही हो जाएगा। तो बचा क्या? कुछ नहीं। ये लिखा हुआ है कि 5% इधर उधर होगा, डेविएशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, 5% डेविएशन ऑलवेज होता है। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो इन शॉर्ट अगर हम समझ में होता है तो सीए फाउंडेशन में एग्जाम कौन दे सकता है? तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर आप क्लास 12th में अपियर कर चुके हो तो आप अगला एग्जाम में जाके दे सकते हो सीए फाउंडेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीए फाउंडेशन में कितना मार्क्स एग्जाम होगा सर? 400 नंबर का होगा। 400 में 200 नंबर क्या होगा सर? सब्जेक्टिव। कौन कौन से सर? तो अकाउंट सब्जेक्टिव, लॉ सब्जेक्टिव। उसके बाद सर 200 नंबर क्या होगा? तो 200 नंबर जो होगा एमसीक्यू होगा। कौन कौन सा सर? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 3 सब्जेक्ट आता है, बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके बाद क्वांटिटेटिव लॉजिकल रीजनिंग, और एक आता है स्टैट्स, और एक आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दोनों क्या होंगे सर? 200 मार्क्स का जो होगा ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसका। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कितना नंबर आपको चाहिए सर पास होने में? तो इन पास होने में आपको एग्रीगेट में 50%, और हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट लेके आने होंगे? 40% लेके आने पड़ेंगे, और ये फाउंडेशन निकाल के रख दोगे। सर कितना बार एग्जाम होता है सर? 3 बार एग्जाम होता है। कब का होता है सर? मई, जनवरी, मई और सितंबर। सर कब लास्ट डेट होता है? तो सर लास्ट डेट कब होगा? तो जिस टर्म में एग्जाम देने वाले हो उसके पिछले टर्म में चल जाओ, उसका फर्स्ट डेट विल बी द लास्ट डेट। मतलब सर कैसे बताऊं? जनवरी का लास्ट, जनवरी के पीछे कौन सा एग्जाम हुआ होगा? सितंबर, तो फर्स्ट सितंबर विल बी लास्ट वीक जनवरी के लिए। जनवरी अच्छा, उसके बाद मई, मई में उसके पहले कौन सा एग्जाम हुआ होगा सर? जनवरी, तो जनवरी के पहले दिन तो फर्स्ट जनवरी। और सर सितंबर, सितंबर के पहले कौन सा एग्जाम हुआ था? तो मई, फर्स्ट मई विल बी द लास्ट वीक फॉर रजिस्टरिंग फॉर सितंबर 20। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं यहाँ तक तो बताना कमेंट में कि कैसा वीडियो है और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने इस पढ़ाने के तरीके में। कुछ भी हो मैं कमेंट पढ़ूंगा और इसको ठीक से करने का ट्राई करूंगा। चलिए आज क्लास यहीं पे एंड रखते हैं, और इसके लिए हम आपको बोलते हैं क्या सर? धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यस, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। हाँ वो कर देना, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब। हाँ वो कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों को शेयर करना है तो कर देना। अगर कोई भी तरीके से डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना। कॉल करने का मैं नंबर दे देता हूँ। माई नंबर इज 9903766437। ये मेरा पर्सनल नंबर है। पूरा मार्केट में छीट दो भाई, पूरा मार्केट में छीट दो, किसी को भी कॉल करना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ रहा है जी? चलिए, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।